अपनी चुनावी वादों को पूरा करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सरकारी खजाने का भी ध्यान रखना होगा। आपको बता दूं, हाल ही में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में एक नया दौर शुरू कर दिया। लगभग पिछले 20 सालों में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का युग अब समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने नए नेतृत्व को मौका दिया। भले ही शिवराज सिंह चौहान आज भी प्रदेश के बड़े हिस्से में लोकप्रिय है, नए नेतृत्व के आने के साथ नेताओं और हित समूहों में फेरबदल होना ऐसे में संभव है। बीजेपी को मिली भारी बहुमत का बड़ा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है, जिन्होंने चुनाव से पहले प्रदेश भर में 165 रैलियां की। 165 कम नहीं होती है। उनके द्वारा जुटाए बहुमत का लाभ लेकर नए मुख्यमंत्री अपनी दिशा तय करते हैं। आपको बता दो, मुख्यमंत्री मोहन यादव एक ओबीसी नेता है और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एक दलित नेता है और राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण नेता। दो जो उप मुख्यमंत्री हैं, एक दलित नेता है जगदीश देवड़ा और ब्राह्मण नेता है राजेंद्र शुक्ला। इन तीनों के साथ बीजेपी प्रदेश के विभिन्न जाति समूहों को इकट्ठा कर रही है, विभिन्न जाति समूहों को बांधने का कड़ी बनाई है और साथ ही मुस्लिमों को भागीदारी से अलग रखा गया है। लेकिन कई समूहों को जोड़ा गया है और एक आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक प्रभावी कदम बताया गया है। अब जनजातियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सरकार ने अपने पहले ही फैसले में तेंदुपत्ता के प्रति बोरी सरकारी कलेक्शन रेट को 3000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया। इसका वादा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की नई सरकारी चुनावी वादों और सरकारी खजाने के बीच कैसे संतुलन बनाने की जरूरत है और कैसे मध्य प्रदेश की नई सरकार इसके बीच संतुलन बनाई, क्योंकि चुनावी वादों और सरकारी खजाने के आपस में जुड़ाव है। ये खजाने जाते हैं सरकारी खजाने, तो फिर राज्य का, प्रदेश का विकास कैसे हो। आपको बता दो, अपने चुनावी वादों को पूरा करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को सरकारी खजाने का भी ध्यान रखना होगा। आपको बता दूं, हाल ही में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में एक नया दौर शुरू कर दिया। इस नए दौर में कई चीजें उम्मीद की जा रही है। अब पार्टी अपने प्रयासों को असर जितना हुआ है, प्रयासों का असर अन्य हिंदी भाषी राज्यों में होता देख रही है। ये कैसे, इस बात को समझिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, जबकि दलितों की हिस्सेदारी 17% है। वहीं प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मणों की प्रभावशाली माना जाता है, जहां बीजेपी को भारी समर्थन मिलता रहा। ऐसे में अन्य पिछड़ी जातियों की तुलना में यादवों का झुकाव बीजेपी की तरफ कम रहा। इसलिए यादवों की नियुक्ति को बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, एक पकड़ माने, एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। नई सरकार के सामने आने से सब कुछ आसान भी नहीं होगी, कई अनेक चुनौतियां भी हैं। भाजपा के चुनाव अभियान में प्रमुख और प्रभावी वादा लाडली बहन योजना को बेहतर करना था। मौजूदा स्थिति में अधिकतर रूप से कमजोर और लगभग 1.31 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की सहायता दी जाती है और जिसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने का वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ये वादा चुनाव से पहले चुनाव रैलियों में किया गया था कि उसे बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया जाए। हालांकि मोहन यादव ने सहायता राशि बढ़ाने के कोई फिलहाल तो संकेत नहीं दिए। वहीं बीजेपी ने गेहूं और धान की फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2700 रुपए और 3100 रुपए करने की वादा किए थे। वहीं लाडली बहन योजना और केंद्र की पीएम उज्ज्वला योजना को लाभ पाने वाली महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में देने का भी वादा किया। इन वादों को पूरा करने और जन कल्याण की योजनाओं को जारी रखने के लिए राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि ये मुफ्त जो है, ये देने की जो योजना है, जो चला, जिनको वादा किया गया है, इनको पूरा करने के साथ साथ उन्हें राज्य के विकास के ऊपर देना पड़ेगा, राज्य के खर्चों को भी चलाना पड़ेगा, जिसके कारण
बजट पर जो है वो लिमिटेड बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि पिछली सरकारों द्वारा कई बार कर्ज लेने के कारण इस वक्त प्रदेश पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज भी है। ऐसे में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग में प्रतिनिधित्व और जन कल्याण योजनाओं को विस्तार देखा जा सकता है। इन प्रयासों में सामाजिक और आर्थिक कीमत भी जुड़ी हुई है, तो ऐसे में ये चुनौती होगी किस प्रकार से वो बजट को मेंटेन किया जाए, सरकारी खजानों को किया जाए और उस कर्ज का बोझ को उतारा जाए, या यूं कहें कि दोबारा कर्ज की जरूरत न पड़े, क्योंकि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए जो कि बढ़ा के बात किए गए हैं, जिसके बारे में एक बड़ी रकम खर्च होगी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ, और ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लगातार वीडियो को से अवगत होने के लिए बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।